सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं गौरव पटेल आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव पटेल एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पर्यावरण अध्ययन के तहत 10 सवालों की एक सीरीज चलाएंगे जिसमें क्वेश्चंस भी होंगे और कॉन्सेप्ट भी होंगे। इतना आप कर लेंगे तो आशा और उम्मीद मैं करता हूं कि एग्जाम में आपको ईवीएस से आने वाले क्वेश्चन कोई दिक्कत पैदा नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो आपके पेपर में पीवाईक्यू में आया हुआ है। कि क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, हम लिखेंगे थोड़ा क्वेश्चन कम लेकिन आपको बोलते रहेंगे। कि पहला था कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। तो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन वायु में कितना है, ठीक है, या वायु में कहें या वायुमंडल में कहें। तो वायुमंडल सबसे पहले क्या होता है उसमें देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से जो गैस की एक परत से घिरी हुई है उसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है। ऑप्शन में था कि 44%, 40%, 23% या 21%। तो सभी को पता होना चाहिए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%। क्वेश्चन एक है, अब इसके साथ आपको देखते रहना है। एक हम ये क्या बनाते रहे हैं, पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट जब बनाएंगे तो उसमें देखते हैं कि गैसों का कितना क्या प्रतिशत है। 78% है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। हमने देख लिया कि 21% जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। इतनी 0.03%। इसके अलावा जो भी बची कौन सी प्रतिशत में, 0.97%, उसमें आ जाती हैं कौन सी गैसें, अन्य गैसें। अन्य गैसें तो हमने देख लिया कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बहुत हिसाब से ध्यान रखना, कहीं कहीं क्वेश्चन में एक जीरो और लगा देगा, ऐसे लिख देगा क्या, 0.003%। तो ये नहीं है, क्या है वास्तव में 0.03%। ये किसका है, ये प्रतिशत है कार्बन डाइऑक्साइड का। अन्य गैसेस में अक्रिय गैसेस भी आ जाएंगे, जैसे आर्गन, नियॉन, कैप्टॉन, जेरॉन, रेयॉन, ठीक है। तो ये गैसेस आ जाती हैं और वो किसमें आ जाएगा, ये सारी गैसों का प्रतिशत 0.97%। तो हमने क्वेश्चन आया था कि वायुमंडल में या हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो हमने देख लिया कि 21% है। लेकिन इसके साथ ही हमने पाई चार्ट के माध्यम से क्या देख लिया कि नाइट्रोजन कितना है, 78%, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.97% में अन्य गैसें हैं। इसके बाद में एक एक गैस का थोड़ा हम उसके भी बारे में जान लेते हैं। सबसे ज़्यादा गैस है वायुमंडल में नाइट्रोजन। इसका क्या प्रयोग है, तो ये किसके लिए है, पौधों की वृद्धि एवं विकास। क्या है, पौधों की वृद्धि एवं विकास में कौन सी गैस सहायक है, नाइट्रोजन। आपने देखा होगा खेतों में यूरिया डाली जाती है, उस पर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। और ये भी ध्यान रखना कि पौधे जो हैं, वायुमंडल में इतनी नाइट्रोजन है फिर भी क्या वायुमंडल से ले सकते हैं नाइट्रोजन, नहीं। पौधे जो हैं नाइट्रोजन वायुमंडल से डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। ये तो थी किसके बारे में जानकारी, नाइट्रोजन। और एक और ध्यान रखना कि जब हम लोग कहते हैं चिप्स दे दीजिए या कहेंगे ये वाली नमकीन दे दीजिए, कोई भी नाम हो नमकीन का या कोई भी पैकेट बंद चीज है, तो उसमें एक हवा जैसी भरी रहती है। वो हवा कौन सी गैस होती है उसमें, वो गैस होती है नाइट्रोजन। तो पैकेट बंद में जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। इसको भी ध्यान रखना। जितना भी बोल रहे हैं
आशा और उम्मीद करना, थोड़ा अनुभव अभी तक का है कि क्वेश्चन ये सब न कहीं न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हम इस चीज़ को बार-बार इसलिए कहते हैं कि हम या हमारी बातों को हल्के में ना लीजिएगा। क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा। तो और एक चीज़ और भी आपको हम दिखा देते हैं, क्या? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो दोनों को अगर मिला लिया जाए 78% और 21%, तो कितना हो जाएगा? 99%। मतलब 99% दो गैसें मिलकर इसका क्या कर रही हैं? प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब हमने देख लिया नाइट्रोजन किसके काम में आ रही है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या देख लें आगे जो है कौन सी गैसें हैं, उसमें हम एक देख लेते हैं ऑक्सीजन। क्या देख लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे लिए किस लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन जो है ये प्राणवायु है। क्या है? प्राणवायु है। अगर ये ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। दूसरा क्या है? अगर पृथ्वी पर आग लग रही है कहीं भी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति है। आपने देखा होगा कि कोई चीज़ में आग लगाइए और उससे पूरा तरीके से ढक दीजिए, इसका मतलब है ऑक्सीजन का सोर्स खत्म और आग क्या होती है? बुझ जाती है। तो आग जलने में सहायक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। प्राणवायु क्या है? जीवनदायिनी वायु कौन सी है? ऑक्सीजन। इसके बाद में आ जाते हैं अगली गैस CO2। 0.03%। प्रतिशत तो बहुत ज़्यादा है क्या? नहीं। कितना है? 0.03% है। लेकिन कहते हैं ना, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो ये गैस तो एक तो होती है कि पौधों में क्या करती है? पौधों में भोजन बनाने में सहायक होती है, क्योंकि हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधे सोखते हैं और उसी से जल और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सूर्य के प्रकाश में क्या बनाते हैं? भोजन, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। और इसे ही हम अन्य गैस के रूप में, और हाँ, इसमें यहाँ पे और भी ध्यान रखना है कि आग लगाने के लिए जो गैस थी वो ऑक्सीजन है। ऐसी भी तो कोई गैस होगी जो आग बुझाएगी भी। तो CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो आग को क्या करती है? बुझाती है। तो आग बुझाने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या करती है ये गैस? ये पृथ्वी द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा होती है इसको अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? ये उसको अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करेगी, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता रहेगा। यही ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा सहायक है। कहते हैं वैश्विक वैश्विक ऊष्मन में या ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा सहायक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्वेश्चन आया था क्या आपका कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो हमने देख लिया 21%, लेकिन उसके साथ में जानकारी हमने कितनी कर ली? बहुत सारी। तो आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर है दूसरा क्या कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत है। कितना है? क्वेश्चन मतलब पानी जो है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है, लेकिन उसको प्रतिशत में नहीं दिया था, भिन्नों में दिया था। कितना? 3/4, 1/2, 1/4, 2/3। ये ऑप्शन थे। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये 4 ऑप्शन थे। अब आप जो थोड़े मैथ में कच्चे हैं उन्हें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? कोई संख्या ले लीजिए, जैसे 3/4 ये भिन्न है, तो प्रतिशत में निकालना है तो 100% से इसे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 4 से काटो, 25 चक्कू 100 होता है और 25 की गुणा कर दो, 25 तियां 75। तो यहाँ पर 75% तो है नहीं, लेकिन उसके पास में है, तो वो कितना हो जाएगा? ये वाला। तो पृथ्वी पर कितना पानी है? 71%। लेकिन हमें ऑप्शन में 71% तो कहीं है, आएगा नहीं, तो ये है 75% के करीब। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या इसमें और हम लोग सीख सकते हैं। तो पृथ्वी पर जो पानी है वो कितना है? 71% तो जल है। कितना है? जल है।
29% क्या है, स्थल है। तो इसमें पीने वाला पानी कितना है, तो पीने वाला पानी जो है उसकी जो मात्रा है वो लगभग में 3% के करीब है। इसके बाद में हमें क्या ध्यान रखना है कि वो किसके रूप में है, तो वो ग्लेशियर के रूप में है, जो बर्फ के ग्लेशियर होते हैं उसके रूप में है, भूजल के रूप में है, भूमि के अंदर जो जल है उसके रूप में है, नदी या झीलों के रूप में है। तो पीने वाला पानी का स्रोत खाली यही 3 चीजें हैं, बर्फ के ग्लेशियर, भूजल और नदी और झीलें। इनसे ही हमें पीने योग्य पानी मिलता है और जिसकी प्रतिशत कितना है, लगभग में 3% है। पानी तो बहुत है लेकिन जैसे कहते हैं ना, चीज तो बहुत है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो वही वाला हाल है यहाँ। पानी तो 71% है लेकिन पीने वाला पानी कितना है, खाली 3%। इसके बाद में हम लोग अगर बात करें इसके बारे में, हमारे यहाँ जो इसमें एक शब्द आया था कि महासागर, तो महासागर हैं कितने, तो 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं, 5। कौन कौन, एक है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, कौन सा, अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। फिर आर्कटिक महासागर, कौन सा, आर्कटिक महासागर। और दक्षिणी या दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिका बोलते हैं, दक्षिणी महासागर। तो ये 5 क्या हैं, महासागर हो गए। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, प्रशांत महासागर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर महासागर हैं तो उसमें लवणता भी होगी। लवणता का मतलब जानते हैं कि खारापन। तो कहा यह जाता है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका का तो ये जो नौटंकी चली रही है जिससे पूरी दुनिया तबाह है। तबाह का मतलब देख रहे हैं कि कच्चे तेलों के दाम, देशों की अर्थव्यवस्था कैसी चरमराई हुई है। तो इजराइल नाम तो सुना ही होगा, राजधानी इसकी जेरूसलम। ठीक है, यहाँ पर एक मृत सागर है। क्या है, मृत सागर। इसमें कहा यह जाता है इसके 1 लीटर अगर पानी को गर्म किया जाए या उसका वो किया जाए तो उसमें 340 ग्राम क्या निकलता है, नमक। नमक का मतलब यहाँ पर लवणता है। और इसमें कोई भी तैराक जैसे है डूबता नहीं है, उसमें ऐसे ही अगर बिना भी कोई तैर नहीं पाता है, वो भी अगर लेट जाए तो वो तैरता रहेगा, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा इतनी ज्यादा है। तो आदमी जब डूबता कब है, जो चीज हल्की होती है। हल्की होने का मतलब है कि जैसे पत्ता तैरता रहता है, ठीक है, लेकिन यही कील हो तो वो डूब जाती है। लेकिन यहाँ पर लवणता इतनी ज्यादा है, इसका मतलब पानी गाढ़ा है, मतलब उसमें जो घनत्व है वो नमक की मात्रा का ज्यादा है, जिससे उसमें कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। तो मृत सागर में सबसे ज्यादा लवणता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आया था कि आपका महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश कितने भाग को आवृत करता है, तो उत्तर में आपको क्या लगाना होगा, 3/4। इसका मतलब 3/4 का मतलब क्या हो गया, 75%। तो इसके साथ हमने देख लिया कि पीने योग्य पानी कितना है और कहाँ से मिलेगा। इसके बाद में कितने महासागर होते हैं, तो हमने देख लिया 5 महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसकी सबसे गहरी गर्त को मेरियाना गर्त कहते हैं या स्ट्रेंजर गर्त बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब भाई 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 आया है क्या, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन था 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को या 5 सितंबर को। तो ये आप सभी को पता है। अपना उत्तर लॉक करें। क्या करेंगे, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं वो हम अपने आप से इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये मनाने के लिए कौन सी संस्था है जिसने सबसे पहले से अधिकृत किया था, तो वो है क्या,
संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने इसे सबसे पहले अधिकृत किया था। कहाँ पर ये घोषणा हुई थी? ये घोषणा जो हुई थी 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ है? ये स्वीडन की राजधानी है। यूरोप में एक देश है स्वीडन, उसकी राजधानी है स्टॉकहोम। वहीं पर 1972 में सबसे पहले घोषणा की गई कि पर्यावरण दिवस जैसी कुछ चीजें हैं उनको क्या किया जाए, उस पर काम किया जाए। फिर क्या हुआ? पहली बार घोषणा तो हो गई 1972 में कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए, लेकिन सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? सबसे पहली बार मनाया गया था और वहां से मनाया जाना शुरू हो गया पर हर साल 1974 में। 1972 में घोषणा हुई स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी है वहां पर, और पहला जहां से मनाया जाना शुरू हुआ 1974 से। ये चीज तो जान गए होंगे। फिर अब पर्यावरण को मनाने का मेन उद्देश्य यही है कि अपने आसपास के परिवेश को, अपने जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखें। पर्यावरण में पेड़ पौधों की जितनी ज़्यादा संख्या होगी, उत्पादक जितने ज़्यादा होंगे, प्रकृति में विविधता उतनी अधिक होगी, उतनी ही पृथ्वी हमारी जीवन जीने के लिए अनेक संभावनाओं से भरी रहेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2000 इसमें कुछ थीम भी दी जाती है, क्योंकि अभी 2026 वाला तो पर्यावरण दिवस मनाया नहीं गया, क्योंकि अभी मई चल रही है। जून में आएगी तो उसकी भी थीम होगी, लेकिन हम 2025 की थीम लेते हैं। उसमें क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करें। प्लास्टिक प्रदूषण बहुत ही जहरीला होता है, तो इसको बनाने थीम रखा गया था 2025 की पर्यावरण दिवस जब 5 जून को मनाया गया था, तो उसमें एक थीम रख दी गई क्या कि प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करो। प्लास्टिक के लिए हम 3R का प्रयोग करते हैं। कौन सा? 3R का। पहला रिड्यूस, क्या करते हैं? रिड्यूस, कम प्रयोग करो। फिर अगर प्रयोग भी कर रहे हो तो उसके बाद में उसका रीयूज भी कर लो। रीयूज, फिर जो बचे उसकी क्या कर लो? रिसाइकल। रिसाइकल क्या बोलते हैं? उसे पुनर्चक्रण बोलते हैं। तो हमने तो इसके बारे में देख लिया। किसके बारे में? विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है उसके बारे में। कुछ चीजें और भी हैं, इतने से ही हम थोड़ा ना आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, फिर देखते हैं क्या जो 5 नवंबर आया है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्या? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अब भैया ये सुनामी जैसी चीज क्या हो गई? सुनामी का मतलब है कि महासागरों में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों को क्या बोलते हैं? सुनामी। इसका कारण क्या हो जाए? भूकंप आ जाए तब सुनामी बनती है, या ज्वालामुखी में विस्फोट हो तब ऐसी संभावनाएं बनती हैं, या क्या हो? भूस्खलन भी होने से सुनामी का खतरा रहता है। इन चीजों का दंश कौन झेलेगा? जो हमारे समंदर या महासागरों के किनारे देश हैं, वो लोग सुनामी के प्रकोप को झेलते हैं। तो उससे बचने के क्या हो, जागरूकता क्या हो, इसके लिए सारी बातें और विश्व को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में एक आया है 5 सितंबर। क्या आया है? 5 सितंबर। प्रत्येक वर्ष इसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? कौन थे वो व्यक्ति? तो ध्यान रखना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी आगे बताते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जिन्हें कहते हैं, उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली
राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। वही तमिलनाडु जहां आज टीवीके पार्टी ने जो 2024 में बनी और 2026 में अपना झंडा गाड़ दिया, उसके चीफ मिनिस्टर विजय थलापति जी हैं। तो वही राज्य है जहां से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आते हैं और उनका वहां पे जन्म हुआ था। तो वो कौन थे? हमने ये तो बता ही दिया कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के वो राष्ट्रपति बने, क्योंकि पहले नंबर के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने तो लगातार 2 बार बने। उसके बाद में नंबर आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। वो एक महान शिक्षक थे या महान शिक्षाविद थे। क्या थे? महान शिक्षाविद और दार्शनिक। उनकी सोच थी जिसे हम फिलोसफर बोलते हैं। उनका मेन उद्देश्य था कि समाज को शिक्षित और जागरूक करके उसे एक नई दिशा दी जाए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। और आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि जो चीज़ें आती हों उन्हें पेन कॉपी जरूर रखें साथ में। आती हों तो अच्छी बात है, जो नहीं आती हैं उनको नोट करते रहना। फिर जब 20-25 दिन के बाद हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम चल रही होंगी। नहीं तो क्या होगा, एक तरफ बताएंगे, दूसरी तरफ स्मृति और विस्मृति का आप माल मनोविज्ञान में चीज़ें या मनोविज्ञान के तहत पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हमें देखने में तो शुरुआत में अच्छी लगती हैं, लगता है कि सब याद हो गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसमें विस्मृति आती है। विस्मृति मतलब हम उसे भूलने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि चीज़ों को आ जाना अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में रुका रहना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि जब दिमाग में चीज़ें रुकेंगी तभी हमारे एग्जाम में काम आएंगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं चौथा। क्वेश्चन है चौथा कि कौन सी एक जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है। क्या हमने कहा? एक कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? उसमें था सल्फर, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या मीथेन। इन चार में से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है? तो आप सभी लोगों ने देख लिया है, अपने उत्तर को भी लॉक कर लेते हैं। मीथेन होती है। ऑक्सीजन को हमने तो देख ही लिया था कि एक प्राणवायु थी और आग जलने में सहायक है। ऑक्सीजन जहां नहीं होगी वहां आग आप जला नहीं सकते। इसके बाद आर्गन क्या है? ये एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस का मतलब है कि ये क्रियाशील गैस नहीं है। एक आती है सल्फर डाइऑक्साइड, इसको हम नाम देते हैं क्या? क्रैकिंग गैस या तोड़ फोड़ वाली गैस। ये जो होती है अम्ल वर्षा में सहायक है। किसमें? अम्ल वर्षा में। अम्ल वर्षा का मतलब होता है एसिड रेन। इसीलिए कहा जाता है कि बरसात अगर हो रही है मानसून के पहले तो पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ये जो वाहनों और उद्योगों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारे वातावरण में रहती है। फिर जब ये जल के संपर्क में आ जाती है तो ये कंसंट्रेट H2SO4 जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें जो है ये उसका रूप धारण कर लेती है। इसका मतलब गाँव की भाषा में या वैसे कहें कि तेजाब जैसा, जो हमारी स्किन पर गिरे और वहीं अपना प्रभाव दिखाने लगे, जल जाना या स्किन से संबंधित बीमारी हो जाना। और क्या होती, ये जब अम्लीय वर्षा होती है तो होता क्या है, और रिफाइनरी भी हमारे देश में काफ़ी हैं, जैसे मथुरा में एक रिफाइनरी है तो वहाँ से भी ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आसपास के वातावरण को दूषित करती है। तो अम्लीय वर्षा से और भी क्या होती है, क्रैकिंग गैस हमने बोला। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी विश्व धरोहर स्थल हैं, जैसे ताजमहल हो गया या और भी कोई चीज़ है जो संगमरमर से बना है, तो उस पे पीलेपन का कारण बनता है। किसका? पीलापन मार देता है और उसकी जो सुंदरता है उस पत्थर की, उसको धीरे धीरे क्या करने लगता है? धूमिल करने लगता है। कौन सा गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। इसी से होती है अम्ल वर्षा। इसका नाम है अन्य क्रैकिंग गैस। और ये जैसे रिफाइनरी है, मोटर वाहनों, इनसे ये इसका निकलने का स्रोत हो गया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि हमने देखा है कि जो एक ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। तो ग्रीन हाउस गैस में हमने तो एक देख लिया, मीथेन है। ग्रीन हाउस वो गैसें हैं जो हमारे वातावरण में
उपस्थित होकर जो सूर्य से हमारी प्रकाश आता है उसको पृथ्वी पर तो आने देती हैं, लेकिन उसका विकिरण के माध्यम से फिर से वायुमंडल में जो निर्गमन होता है वो नहीं होने देती। मतलब कोई प्रकाश आया, लेकिन प्रकाश के साथ में ऊष्मा भी है, गर्मी भी है, तो उस गर्मी को ये जो गैसें हैं, कौन सी, ग्रीन हाउस गैसें, वो एक चैम्बर के रूप में ढक लेती हैं इस वातावरण को, जिससे यहाँ की ऊष्मा हमारे वायुमंडल में नहीं जा पाती है विकिरण के माध्यम से, और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे और गर्म होती चली जा रही है। इसी से कहते हैं कि ना बर्फ ग्लेशियर जो है बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। सबका कारण क्या है? गर्मी बहुत हो रही है, लोग बेचैन हो जाते हैं थोड़ी सी ही गर्मी में। इसका सबका कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। उनमें सबसे प्रमुख गैस है, एक तो मीथेन हो गया, लेकिन सबसे प्रमुख गैस में आता है CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते थे। इसकी कितनी मात्रा थी? 0.03%। इसके बारे में लोगों ने क्या कहा था कि देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो ये घाव हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी मानव जाति के लिए, हमारे प्राणी जाति के लिए, हमारे पौधों के लिए, सबके लिए काल बन रही है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में अन्य एक गैस है, कौन, किसमें? ग्रीन हाउस गैसों में, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद में है जल वाष्प। जल वाष्प, इसके बाद CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और ओजोन। ओजोन एक गैस है जो हमारे समताप मंडल में पाई जाती है। वो हमारे पृथ्वी को सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है उससे तो सुरक्षा करती है, लेकिन हमारे पृथ्वी पर भी जो एक ओजोन बनती है, ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी काम करती है। तो ये ओजोन हम समताप मंडल वाले की बात नहीं कर रहे, ये हमारे क्षोभ मंडल में है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में, ग्रीन हाउस गैसों में पहली गैस को हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन। मीथेन कहाँ से निकलती है? दलदली स्थानों से। पशु जो होते हैं जुगाली करते हैं, जुगाली करने का मतलब चारा जब खाते हैं तो मुंह चलाते रहते होंगे, देखा है बाद में, तो उससे जुगाली करना कहते हैं। तो वहां से भी ये गैस रिलीज होती है। खदानें होती हैं, वहां से भी मीथेन गैस रिलीज होती है। इसके बाद में तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है। CFC एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से चीजों को देखने के बाद आपने इसको अच्छे से देख लिया होगा, और क्वेश्चन जब आएगा तो उसे आराम से आप कर लेंगे। क्वेश्चन तो हमने अभी 4 ही करे हैं, लेकिन 50 से 60 बातें हम आपको बता चुके हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन है अगला 5वां, कि जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आया था, जीवों के व्यवहार या बिहेवियर के अध्ययन को या स्टडी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा। इसे कहते हैं इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। किसी भी शब्द के बाद में अगर लॉजी लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अध्ययन। जैसे जीवों के व्यवहार का अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं, ऐसे ही बहुत सारी शब्दावली हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे एक ही ऑप्शन में और था, क्या? ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का संबंध किससे है? रोगों के कारणों का अध्ययन। रोगों के कारणों का अध्ययन, कि कौन सा रोग किसके कारण हो रहा है, तो उसके रोगों को जानने के लिए ईटियोलॉजी बोलते हैं उसे। ईटियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। फिर था या है या और इसके साथ हमको चीजें जोड़ रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। डीमोलॉजी क्या है? डीमोलॉजी, लॉजी जुड़ रहा है, इसका मतलब डीमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए कौन सा शब्द है? डीमोलॉजी है। फिर आगे डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में क्या होता है?
त्वचा का अध्ययन किया जाता है। और इसी से बनने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? जब कोई त्वचा से संबंधित रोग है, अरे यार गए थे किसे दिखाने? डर्मेटोलॉजिस्ट को। तो लॉजिस्ट लग जाए तो विशेषज्ञ हो जाता है, लॉजी लग जाए तो अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर डर्मेटोलॉजी का मतलब है त्वचा का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे सब ये डैश डैश जो लगा रहे हैं इसका मतलब अध्ययन, ठीक है। इसके बाद में कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से या हृदय से, तो हृदय का अध्ययन करने के लिए किसके लिए होता है? कार्डियोलॉजी कहे जाते हैं, और इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम नर्व सिस्टम बोलते हैं। नर्व सिस्टम का अध्ययन किससे में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। कीटों का अध्ययन के लिए एक शब्द है इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट का। ओंकोलॉजी, ONCOLOGY, ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। कैंसर डिजीज आजकल खूब फैल रही है, हृदय से संबंधित भी बहुत सारा रोग हो रहा है। तो ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। अब आ जाते हैं रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन किया जा रहा है? रक्त का अध्ययन किया जा रहा है हीमेटोलॉजी के तहत। और जियोलॉजी, जियो माने होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी का जिससे अध्ययन किया जाता है उसे जियोलॉजी कहते हैं। तो शब्दावली आई थी कि जीवों के व्यवहार के अध्ययन को हम किसके माध्यम से करते हैं? इथोलॉजी के माध्यम से। लेकिन इसके साथ हमने बहुत से लॉजी को देख लिया, जैसे जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, हीमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, ओंकोलॉजी कैंसर का अध्ययन, इंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, डीमोलॉजी जनसंख्या का अध्ययन, ईटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन। तो उम्मीद करते हैं ये इतने अध्ययन आप अगर याद कर लेंगे तो एग्जाम, भला ही हम यूपी टेट कर रहे हैं लेकिन वनडे एग्जाम कोई भी हो और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं हम आप से कि ऐसे क्वेश्चन देख करके आप इन क्वेश्चन को आराम से क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन अभी 5 हुए हैं और क्वेश्चन नंबर है 6, झूम खेती। क्वेश्चन है कि झूम खेती होती है, क्या होती है या कहाँ होती है? तो क्वेश्चन ऑप्शन था केरल में, बिहार में, मेघालय में या तमिलनाडु में। तो झूम खेती के किस नाम को हम कहाँ देखते हैं? तो इसे देखते हैं, उत्तर को लॉक करते हैं अपने मेघालय। मेघालय में ऐसा नहीं, हाँ खाली मेघालय में ही। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य उत्तर में, पूर्वोत्तर राज्य जो है पूर्व उत्तर के जो राज्य हैं उन्हें पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक है, ये सारे राज्य आते हैं। तो वहां पर झूम खेती होती है। अब भाई ये झूम खेती जो आई है, झूम एग्रीकल्चर, इसे कैसे करते हैं इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या होते हैं कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए कि पूर्वोत्तर जो राज्य है वहाँ का जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, ठीक है। वहां पर स्थल आपको समतल मैदान कम दिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि लोग खेती वेती कैसे करते हैं? तो यहाँ के ये लोग करते क्या है, आदिवासी लोग, जो आदिवासी लोग हैं वहाँ पे, तो वो लोग जंगलों को साफ करते हैं। जंगलों को साफ करेंगे इसका मतलब क्या है कि पौधों को काट देते हैं। काटने के बाद में उसे जला देते हैं। जो भी खरपतवार हुआ उस सारी चीजों को जला देते हैं। पहले जंगलों को काटा, साफ किया, फिर उसे जला दिया। जलाने के बाद फिर क्या बचती है? जलाने के बाद राख। राख को इसी मिट्टी में मिला देते हैं, जो भी उनके औजार हैं कृषि से संबंधित। उसके बाद में क्या करते हैं? उधर बारिश होती रहती है तो उसमें क्या कर लेते हैं?
बीज डाल देते हैं और बीज डालने के बाद उसमें जो फसल उगती है उसको अपने उपभोग में लेते हैं। जब तक वो मिट्टी उपजाऊ रहती है तब तक तो वो वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो फिर वही से प्रक्रिया करेंगे, जंगलों को काटेंगे, जलाएंगे, खेती करेंगे, जब तक काम करने वाली उपजाऊ रहेगी तब तक करेंगे, फिर आगे बढ़। इससे क्या होता है, धीरे धीरे जंगल साफ होते चले जाएंगे। लेकिन हमें खेती वहां होती है तो आपको ध्यान रखना है कि झूम खेती का संबंध कहाँ से है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में। ऑप्शन आ गया आप में मेघालय। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो केरल की राजधानी भी आपको याद रख लेनी है तिरुवनंतपुरम, मेघालय की शिलांग, बिहार की पटना और तमिलनाडु की चेन्नई। इसके बाद में राजधानी तो ज्ञान बढ़ाने के लिए, लेकिन असली मुद्दा क्या था कि झूम खेती क्या होती है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को अच्छे से जान गए होंगे। इसके बाद में कुछ और भी भारत के अंदर झूम खेती के ही पैटर्न होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया। जैसे पश्चिमी घाट में ऐसी ही खेती होती है, उसे क्या नाम दिया जाता है? पश्चिमी घाट में कहाँ कहाँ ये चीज होती है? जैसे केरल और कर्नाटक में, केरल और कर्नाटक में ऐसी खेती होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कुमारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुमारी। तो क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिमी घाटों में ऐसी खेती जो होती है झूम टाइप की, उसे क्या बोलते हैं? कुमारी। ये स्थानीय वहां के नाम है। ओडिशा में, ओडिशा राज्य जो है वहां पे किस नाम से जानी जाती है? पोडू या पोंडू। ठीक है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में, जिसे हम एमपी बोलते हैं, वहां इसके अन्य नाम में क्या आता है? जैसे बेवर या दहिया। बेवर या दहिया के नाम से यहाँ की इस तरह की कृषि को जाना जाता है। तो हमने देख लिया कि झूम खेती कहाँ होती है, इसको क्यों लोग करते हैं, और अन्य भारत के जो क्षेत्र हैं वहां पर उन्हें किस नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट में उसे कुमारी बोलते हैं, उड़ीसा में पोडू बोलते हैं, और मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया के नाम से जानी जाती है। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे चलते हैं? 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आया था कि निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? मतलब आपकी अस्थियां स्वस्थ हों इसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन में था पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन डी, या कैल्शियम एवं विटामिन सी। तो हड्डियों के लिए भाई क्या आवश्यक होना चाहिए? हमने बताया था कि कैल्शियम आवश्यक होता है अगर हड्डियों को अच्छा रखना है, उसके साथ में विटामिन डी। क्वेश्चन तो है आपका कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, ऑप्शन तो हमने बोल ही दिए, लेकिन उसमें हमारा जो उत्तर है वो है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? आप नियमित दूध का अगर सेवन करते हैं तो कैल्शियम की पूर्ति वहां हो जाएगी। और सबसे अच्छा जो फ्री का साधन है वो है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में भी आपको अगर नियमित लेते रहते हैं तो विटामिन डी के लिए सहायक होता है। इसके बाद में इसमें विटामिन आया है के, इसमें विटामिन आया है ई, इसमें विटामिन आया है सी, और इसमें विटामिन आया है डी ऑप्शन में। तो विटामिन के का रासायनिक क्या नाम होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। सी का क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, या जिसे अम्ल बोलते हैं। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अब चीजें दिख रही हैं आपको? हमने जो एक चैप्टर था आपका भोजन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, उसमें भोजन क्या है, संतुलित आहार क्या है, विटामिन क्या है, वसा प्रोटीन क्या है, जिसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। वनडे एग्जाम में हमारे द्वारा जो भी चीजें कराई जा रही हैं और इनसे अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप आराम से, जैसे क्वेश्चन कहते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ेंगे उत्तर टिक करते आगे चले जाएंगे। तो के का क्या हुआ? फिलोक्विनोन रासायनिक नाम। ये क्या करता है? इसकी अगर कमी हो जाएगी तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी। आप
कट जाएंगे कहीं तो खून का थक्का जमेगा नहीं, तो खून बहता रहेगा। विटामिन ई जो है ये क्या करता है, अगर किसी में कमी हो जाए तो प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है लोगों की। एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें त्वचा संबंधी विकार हो सकते हैं, तो विटामिन सी का अच्छे स्रोतों में खट्टी चीजें या आंवला को लिया जाता है। कैल्सीफेरॉल जो है उसे हम विटामिन डी के रासायनिक नाम से जानते हैं। और अगर कुछ और भी विटामिन के नाम जान लें जो प्रमुख हैं, जैसे विटामिन बी1, इसका रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं रासायनिक नाम में। बी3 को नियासिन। विटामिन बी3 का नाम है रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन बी7 का नाम है बायोटीन। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है क्या, साइनोकोबालामिन। तो बी1 थाइमीन, बी2 राइबोफ्लेविन, बी3 नियासिन, बी7 बायोटीन, बी9 फॉलिक एसिड, बी12 साइनोकोबालामिन। क्वेश्चन था आपका क्या, स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है, तो हमने बता दिया कैल्शियम और विटामिन डी। लेकिन आपको सभी लगभग में विटामिन के बारे में बता दिया। उसके बाद में आपको ये भी बताया था कि कौन सी विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं और वसा में। तो वसा में ए डी ई के, जिसे हम कीड़ा वाली टॉपिक बोल रहे थे, कीड़ा में के ई डी ए। और जो जल में जो घुलनशील थी वो कौन सी थी, बी और सी। इसका मतलब जल में घुलनशील है तो इनको जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसे हम उत्सर्जी तौर पर निकालते रहते हैं। इसीलिए विटामिन बी और सी को हमें अपने शरीर के लिए देते रहना है, क्योंकि ए डी ई के जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, इसे वो हमारे शरीर में थोड़े समय के लिए स्टोर हो जाती हैं। विटामिन क्या हमें ऊर्जा देते हैं, नहीं, विटामिन हमें क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। इस चीज को हमने बताया था। हाँ, इसको हमने कहा था कि विटामिन हमें ऊर्जा तो नहीं देते, लेकिन हमारी शरीर को किससे, रोगों से रक्षा करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे हमें रोग नहीं होगा और हम स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन देख लीजिए उसमें, सबकी सबसे ऊंची चोटी। एक था क्या, माउंट केटू, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है माउंट कंचनजंगा, और डी है माउंट धौलागिरी। ये कुछ ऑप्शन थे। अब देखते हैं भाई कौन सी चीज कहाँ है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। तो माउंट केटू, ये माउंट केटू जो है इसकी जो लंबाई है, मतलब लंबाई नहीं ऊंचाई कहेंगे, 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। ये कहाँ पर है, ये कश्मीर में जो पाक अधिकृत पीओके है वहां पर है। कौन, माउंट केटू, जिसे केटू गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ये पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसके बाद में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करी जाए तो, क्योंकि अब वैसे तो देखा जाए कि जो भारत का पूरा मैप है उसमें हम पीओके को भी अपना हिस्सा ही मानते हैं और इस पर ये विवाद चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन विवादास्पद स्थिति में ये आ जाता है कि भारत में, मतलब पूरी तरीके से अगर भारत में कहा जाए तो इसमें आती है माउंट कंचनजंगा। ये कहाँ पर है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 8586 मीटर। इसका मतलब 8586 मीटर है, और ये किस राज्य में है, सिक्किम में।
इसके बाद में माउंट धौलागिरी। माउंट धौलागिरी जो है इसकी ऊंचाई है 8,167 मीटर, 8,167 मीटर, और ये कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। माउंट कंचनजंगा सिक्किम में है। माउंट केटू ये कहाँ पे है? ये है पाक अधिकृत कश्मीर में। इसके बाद में हम आते हैं, बात करते हैं क्या? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर। कहा यह जाता है कि हिमालय अपनी युवावस्था में है, और जो व्यक्ति युवा होता है, बच्चा युवा होता है, उसमें क्या होता है? बढ़ने की प्रक्रिया जारी रहती है। इसलिए ये कहा जाता है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी चोटी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। किसके नाम से? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किसके नाम से जाना जाता है? सागर माथा के। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? कहाँ? तिब्बत में। तो इसे जानते हैं चोमू लंगमा। चोमू लंगमा के नाम से तिब्बत में जानते हैं किसको? माउंट एवरेस्ट को। इसके बाद में कुछ और भी रोचक चीजें हैं। कहा यह जाता है कि जहां आज हिमालय है वहां पर पहले क्या था? टेथीज सागर था। क्या था? टेथीज सागर था। हुआ क्या कि जो भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट जब क्या हुआ? यूरेशियन प्लेट से टकराई। यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये जो टेथीज सागर था ये वहां से गायब हो गया, और वहां पर पर्वतों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। टेक्टोनिक थियरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जो पहले टेथीज सागर था उसी के स्थान पर बनने वाला हिमालय, उसकी सबसे ऊंची चोटी, दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ये अपनी युवावस्था में हिमालय है, इसलिए इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमू लंगमा के नाम से जानते हैं। इसके साथ में हमने माउंट केटू को देखा जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। माउंट कंचनजंगा 8,586 मीटर है, जिसकी स्थिति सिक्किम में है। और माउंट धौलागिरी जो है वो नेपाल में है, और इसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है। तो उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 8 से संबंधित बहुत सारी चीजों को क्या कर लिया है? देख लिया है, और उम्मीद करते हैं आपने उसे सीख भी लिया होगा। तो क्वेश्चन 1, बातें अनेक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या है भाई? असम का एक प्रसिद्ध एक सींग वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है जहां एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है? एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ये तो हमने देख ही लिया, असम। लेकिन उसके लिए एक वन्यजीव अभयारण्य को क्या किया गया है? रिजर्व कर लिया गया है। उसका क्या नाम है ये आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन में था मानस, काजीरंगा, गिर और कान्हा-किसली। तो ऑप्शन भी देख लेते हैं। एक है मानस, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है गिर जंगल, और चौथा था कान्हा-किसली। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है, जहां पर संरक्षित है, वो क्या है? काजीरंगा। असम में एक नदी बहती है प्रमुख, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। ये असम की लाइफलाइन और बाढ़ दोनों का कारण बनती है। और वही ये असम है जहां बांस के घर बनते थे। बांस के घर कहाँ बनते हैं? जहां अत्यधिक वर्षा होती रहती थी और नम स्थान बना रहता था, इसलिए जमीन से 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर बांसों के घर बनाते हैं असम के लोग।
तो एक सींग वाला गैंडा जो हमारा प्रमुख क्वेश्चन है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में असम में पाए जाते हैं। उसके लिए एक स्थान संरक्षित किया गया है काजीरंगा। कहा यह जाता है कि जो गैंडे के सींग होते हैं इसमें कहीं दवा बनाने में या कुछ और चीजों में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसका अवैध शिकार होता है। अवैध शिकार होगा इसका मतलब धीरे धीरे इनकी संख्या खत्म हो जाएगी और ये अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो ये विलुप्त, संकटग्रस्त और फिर विलुप्त होने की कगार पे हो जाएंगे। तो इन्हें हमें बचाने के लिए क्या किया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से? वन्यजीव अभ्यारण्यों का संरक्षण के तहत एक सींग वाला गैंडा जो है कहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है? काजीरंगा में। इसके बाद आते हैं मानस। मानस की स्थिति भी कहाँ पर है? ये भी असम राज्य में है। गिर जंगल, गिर जंगल ये पड़ते हैं गुजरात में। कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। यहीं पर गिर की पहाड़ियां हैं। क्या है? गिर की पहाड़ियां। और इन्हीं गिर जंगलों में क्या पाए जाते हैं? एशियाई बब्बर शेर। एशियाई बब्बर शेर कहाँ मिलते हैं? गिर के जंगलों में। ये कहाँ है? गुजरात में। और यही गुजरात है जहाँ कच्छ का रण है। क्या है? कच्छ का रण है। और यहाँ क्या मिलता है? जंगली गधा। जंगली गधा। तो जंगली गधों के लिए जो संरक्षण स्थान है वो कच्छ का रण है, वो है गुजरात में। एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? काजीरंगा। आते हैं कान्हा किसली। कान्हा किसली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है या राष्ट्रीय पार्क? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश को हमने देखा था पहले, क्या है इसे बोलते हैं? टाइगर स्टेट। इसका मतलब है कि यहाँ टाइगर सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो बाघों और इसमें संरक्षण किसका हो रहा है? बाघों का। बाघों के संरक्षण के लिए कान्हा किसली को याद रखना है। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा को, एशियाई बब्बर शेरों के लिए गिर के जंगल, और मानस कहाँ है? असम में। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से सीख लिए होंगे। अब आते हैं अंतिम क्वेश्चन, नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है 10। इसमें कहा क्या जा रहा है कि पर्यावरण, क्वेश्चन ही पूरा लिख देते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। मतलब पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का क्या उद्देश्य है? कुछ ऑप्शन में था कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, ऑप्शन 1। नंबर 2, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना, नंबर 2। पहला एक हो गया कि बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, दूसरा था छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना, तीसरा क्या है? समाजीकरण को बढ़ावा देना, और चौथा है टीम भावना को बढ़ाना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावी उत्तर होगा क्या होगा? बी वाला। क्या? कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। एक बच्चे के तौर पर अगर उसे पर्यावरण का अध्ययन करना है तो उसे अगर प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए, हम ये बता दें कि एक पेड़ होता है, पेड़ में नीचे जड़ होती है और शाखाएं होती है, पत्ती होती है, फल होता है, फूल होता है, ऐसा चीजें हम उसे बताएं। लेकिन क्या करें, फिर उसे उदाहरण के तौर पर हम क्या करें, एक पेड़ ही ले आए, और एक पेड़ ही ले आए तो उसमें उसको हमने दिखा दिया इस तरीके से। मान लीजिए जड़ है और ये टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, और यहाँ पर मान लीजिए आम का है तो ये आम लटक रहा है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि हमने उसे दिखा दिया, तो वो पौधे के कहाँ भाग है, कहाँ आम लगता है, कहाँ तना है, कहाँ पत्ती है, कहाँ जड़ है, सारी चीजों को होगा। तो पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव हो, इस पर जोर दिया जाता है। तो बच्चे जितना आंखों से देखेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, शेर कैसा था, जानवर कैसे थे, तो उनके दिमाग में काफी समय तक वो चीज स्थायी रहेगी। तो आशा और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन कराने की जो हमारी सीरीज है इसका आप लोग आनंद ले रहे हैं, और उम्मीद ये भी हमें ये है कि आप इसे अच्छे से सीख भी रहे हैं। तो इसी बात से आगे के लिए हम लोग करते रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। धन्यवाद।